ऑल स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 का जो शेष भाग पेय जल या शुद्ध जल के गुण, दूषित जल के कुप्रभाव और दूषित जल से किस प्रकार के रोग हो सकते हैं जिनकी हमने बात की थी। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कृमि जनित, जिसमें आपने पढ़ा था नारू रोग के बारे में। बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं रक्तचाप, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। जाना पहचाना नाम है, आप सभी जानते होंगे ब्लड प्रेशर क्या है। देखिए, घर में बड़े बुजुर्ग कोई ना कोई व्यक्ति या हमारे आसपास पड़ोस में आपने सुना होगा कि इनको बीपी की बीमारी है। तो बीपी है क्या? बी का मतलब होता है ब्लड और पी का मतलब होता है प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को कहते हैं रक्त दाब या रक्तचाप। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस डाले थे, उन क्वेश्चनों को आपने लर्न किया होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पीने योग्य जल के गुण कौन कौन से, वो आपको फेयर में लिखना था। दूषित जल के 4 कुप्रभाव आपको लिखने थे। बाला या नारू रोग कैसे होता है ये आपको बताना था। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, मोटापा क्या है, मोटापा कैसे बढ़ता है, उसके बारे में बताना था। और एक मैंने पूछा था आपसे बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसका पूरा नाम क्या है। तो ये सब आपने नोट किए होंगे। मैं इस चैप्टर के अंदर बात करूंगा आज रक्तदाब। रक्तदाब किसे कहते हैं, फिर रक्तदाब के अंदर हमने जैसे पढ़ा है कि, या हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि बीपी लो, बीपी हाई यानी उच्च रक्तदाब क्या होता है, निम्न रक्तदाब क्या होता है, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है हमारा रक्तदाब। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, जब कोई, आपने कई बार ब्लड नापते हुए देखा होगा डॉक्टर को, जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास बैठता है तो वो देखता है कि स्वास्थ्य की खराबी का कारण क्या है। तो अधिकांश से जिनकी उम्र लगभग 40 से ऊपर है, डॉक्टर सबसे पहले उनका बीपी ही चेक करता है। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, आजकल तो डिजिटल आ गए। बाकी पहले वो केवल आर्म जो भुजा है, भुजा पर वो पट्टा लगा के और उसको ऐसे प्रेस करते हैं। ठीक है, प्रेशर से क्या है कि जो पूरी भुजा है, इस भुजा में क्या है कि वो बंध जाता है और वायु दाब के कारण धमनियों में रक्त बहना बंद हो जाता है, जिससे उस प्रेशर की जो कैलकुलेशन है वो उस मेजरमेंट में होती है पारे के द्वारा। तो एक वयस्क व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg होता है। यदि 120 और 80 से कम ज्यादा हो गया, इसका मतलब बीपी आपका प्रभावित हो चुका है। अब 120 और 80 क्या है, इसको नापते हैं तो 120 का मतलब है सिस्टोलिक प्रेशर यानी एक संकुचन दाब, और 80 का मतलब है प्रकुंचन दाब या वो शीतलन दाब। जैसे 120 का मतलब है कि धमनियों में बह दाब, जब मांसपेशियों के सिकुड़ने से रक्त धमनियों में आता है, वो दाब होता है सिस्टोलिक प्रेशर, 120 इसका मापन है। और दूसरा जो 80 है वो है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर इसका मतलब जब मांसपेशी, हृदय की मांसपेशियों में शीतलन आ जाता है, वो दाब होता है 80। तो जब 120 और 80 से गणना अधिक हो जाए तो उसे कहते हैं बीपी हाई या उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। और जब 120 और 80 से कम हो कैलकुलेशन तो वो होता है निम्न रक्तदाब। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। फिर इस रक्तचाप का क्या प्रभाव पड़ता है, इससे कैसे बचा सकता है, उस सब की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले रक्तचाप का मापन प्रारंभ कैसे हुआ, तो देखिए 1733 यानी लगभग 1731 में स्टीफन हेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले घोड़े का रक्तचाप नापा। स्टीफन हेल्स ने 1731 में घोड़े के रक्त का मापन किया था। लेकिन जो रक्तदाब की परिभाषा है, परिभाषा किसने बताई,
तो रक्तदाब की परिभाषा 1983 में कॉपलेन नामक वैज्ञानिक ने दी। किसने दी? कॉपलेन ने। रक्तदाब नापा था स्टीफन हेल्स ने, और वो भी घोड़े में। तो ये बात तो कब की? 1733। लेकिन इसकी जो परिभाषा देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है कॉपलेन, और उन्होंने 1983 में इसको डिफाइन किया था। तो हम इसके बारे में और आगे भी और चर्चा करेंगे। फिर निम्न रक्तदाब, उच्च रक्तदाब क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अब रक्तदाब मापते किससे है? वो मेजरमेंट का नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को नापने वाला जो उपकरण है उसका नाम क्या है? तो देखिए, जो लगा के वो नापते उसका नाम है, जैसे हिंदी में हम कहेंगे रक्तदाब मापी, लेकिन उसका वास्तविक नाम है स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर मैं आपको लिख रहा हूं, तो उसको आप नोट करें। मैं अकेले होने के कारण बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए आप जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कॉपी पे लिख रहा हूं, उन दोनों को आप ध्यान से देखें और पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं रक्तचाप। ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले तो इस ब्लड प्रेशर की हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले नापा किसने था। तो पॉइंट नोटेड करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कोटेशन लिखेंगे 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार घोड़े में रक्त चाप का मापन किया। ठीक है। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार घोड़े में रक्तचाप का मापन किया। नेक्स्ट कोटेशन लिखेंगे सन 1983 में कॉपलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं रक्तदाब? तो यहां आप लिखेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा आप लिखेंगे डायरेक्ट, रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्तदाब, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। क्या है परिभाषा? रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब रुधिर वाहिनी क्या? धमनी और सिराएं। तो धमनी और सिराओं पर जो दाब डाला गया, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये आर्म है, ये क्या है? भुजा है। ठीक है। तो यहां पर इसको बांधा जाता है, इस प्रकार पट्टे को यहां लगाया जाता है। ठीक है। और पट्टे को लगाने के बाद यहां एक मेजरमेंट उपकरण रख देंगे। इसमें पारा होता है। ठीक है। और यहां से 2 नलियां निकलती है। ठीक है। और एक स्टेथोस्कोप होता है।
स्टेथोस्कोपियों लगा करके और इसको कान में लगाया जाता है। ये तो स्टेथोस्कोप है और ये स्फाइग्मोमेनोमीटर है। इसका नाम है स्फाइग्मोमेनोमीटर और इसका नाम है, जो डॉक्टर कान में लगा के इसे चेक करता है, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है। तो यहां पर यदि एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mm होता है। ठीक है। अब 120 mmHg ये कहलाता है सिस्टोलिक दाब और 80 कहलाता है डायस्टोलिक दाब। ठीक है। सिस्टोलिक दाब वह दाब है जब ब्लड हृदय की मांसपेशियों से धमनी में जाता है। हृदय की मांसपेशियों से धमनी में जाता है, वो है सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर जब हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, वो शिथिल हो जाती है, यानी ये तो है संकुचन दाब और ये है शिथिलन दाब। ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें कि सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब है, बीपी है, वो कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक प्रेशर, 80 डायस्टोलिक प्रेशर। अब रक्तचाप का मापन किससे करेंगे? तो रक्त दाब का मापन किससे करेंगे? स्फाइग्मोमेनोमीटर से। ठीक है। अब किसी को याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं रक्त दाब मापी। ठीक है। रक्तचाप का मापन स्फाइग्मोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। जैसे यहां हमने देखा कि ये एक हाथ है, भुजा है, इस भुजा पर इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यहाँ इसका जो मापन इसके अंदर कर रहे हैं, ये पारा है उठेगा और यहाँ से इस पर डिजिट चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों से पता लगाया जाता है। डॉक्टर इसको स्टेथोस्कोप यहाँ लगाकर अपने कानों में लगाता है इनको, और कानों में लगाने पर जैसे उसको लब डब की ध्वनि, इसमें जो कान से लगाएगा लब डब की ध्वनि आती है, लब डब, यानी डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। तो लब डब की ध्वनि जैसे ही इसमें उसको आभास होता है, उसके द्वारा वो रक्तदाब की गणना करता है। तो इस उपकरण का नाम है स्फाइग्मोमेनोमीटर। ठीक है। तो जैसे ही इसको लगाया, लगाने पर इसकी जो धमनी है उन पर जो दाब लगा, ठीक है, तो वो धमनियों पर लगने वाला दाब, जो रुधिर वाहिनियों की भित्ति है, दीवार है, उस पर लगने वाला दाब ही रक्तदाब कहलाता है। तो इसकी परिभाषा के अंदर भी ये पढ़ा था कि रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध लगने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। ठीक है। तो रक्तदाब का मापन इसके द्वारा कर लेंगे। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब ये 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, रक्तदाब का मापन। अब हम बात करें रक्तदाब दो प्रकार का है, यानी एक होता है निम्न रक्तदाब। तो अगला टॉपिक निम्न रक्तदाब। ठीक है। अब निम्न रक्तदाब कब होता है? जब यदि हम बात करें कि जो रक्तदाब हमने जिसे नापा और 120/80 mmHg से कम दाब है, 120/mmHg से कम दाब है, तो वो तो होगा बीपी लो। रक्तचाप कैसा होगा? निम्न। यानी हम ये कहेंगे वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण
दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है निम्न रक्तदाब, बीपी लो कहलाता है। अब बीपी लो में क्या होता है कि मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे जैसी जो महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, अंग हैं, इनमें ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है, जिससे यह अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते और कई बार स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। ठीक है, तो निम्न रक्तदाब के कारण यदि हम बात करें तो मस्तिष्क, हृदय और वृक्क को ही कहते हैं गुर्दे, इन पर इनका प्रभाव पड़ता है। ये ठीक तरह से काम नहीं करते, कई बार ये काम करना बंद भी कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात करें तो उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब इसे कहेंगे बीपी हाई। ठीक है, यदि हम वैसे बात करें डायरेक्टली नामापन के द्वारा, तो जब धमनियों का दाब 120/80 mm Hg से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा, उच्च रक्तदाब कहलाएगा, बीपी हाई कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि धमनियों में अधिक दाब के कारण, धमनियों में अधिक दाब के कारण यह विकार उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जैसे हाई बीपी हो जाने पर उसको चिंता, ज़्यादा चिंता करने पर हो जाता है। क्रोध अधिक, जो गुस्सा वाले व्यक्ति होते हैं उनको भी बीपी हाई हो जाता है। कई बार भ्रम या डर के कारण भी ऐसा हो जाता है, डर के कारण भी बीपी अचानक बढ़ जाता है। और ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों का भी बीपी हाई रहता है, जो ईर्ष्या होती है उनको भी बीपी बढ़ जाता है। अब हाई बीपी से बचने के लिए क्या करें, तो अधिकतर जैसे ऐसे व्यक्ति जिनका बीपी हाई रहता है, उच्च रहता है, उनको विभिन्न प्रकार के जैसे मैदा से बने पदार्थ हैं, चीनी है, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, मदिरा, चाय, सिगरेट, शराब, ठीक है, इनका सेवन कम करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति जैसे मान लो श्रमहीन है, वो काम नहीं करता हो जीवन में, तो उसको व्यायाम थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो उच्च रक्तदाब तब होता है व्यक्ति को जब यदि अधिकतर वो इन सब से ग्रसित हो, चाहे वो चिंता, क्रोध, डर, भ्रम, ईर्ष्या या उसके खान पान के कारण, उसके खान पान के कारण, उसके व्यायाम में कमी के कारण ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि समय समय पर रक्तदाब की जांच करानी चाहिए और उसको इससे संबंधित जो भी औषधि है उसका उपयोग करना चाहिए। अब हाई बीपी वाले जो मरीज अधिकतर उनको पोटेशियम युक्त भोजन ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें जैसे अब क्या करें इनके लिए उपाय, जो बीपी पेशेंट है, तो देखो नियमित व्यायाम करना सबके लिए जरूरी है, लेकिन इनके लिए और बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये खूब तेज लगातार 30 मिनट तक पैदल चलें, ज़्यादा दौड़ नहीं लगाएं, 30 मिनट तक आराम से पैदल चल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम देखें योग, ध्यान, प्राणायाम करना, ठीक है, ऐसे काम ये रोजाना करें तो इनकी सेहत ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। धूम्रपान व मदिरा इनको नहीं करना चाहिए। तो हम जैसे रक्तदाब के अंदर केवल यही याद रखेंगे कि रक्तचाप है क्या। रक्तदाब का मापन सबसे पहली बार स्टीफन हेल्स ने पहली बार किया, वो भी घोड़े में किया था। कॉपलैन ने इसकी परिभाषा दी थी कि रक्तदाब होता क्या है। परिभाषा रुधिर वाहिनियों की भित्ति के विरुद्ध दाब को रक्तदाब कहते हैं, इसकी बात की थी। ठीक है, और स्टेथोस्कोप के द्वारा इसका मापन किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 आपको मैं बता चुका, और इसका मापन वो रक्तदाब 2 प्रकार का होता है, निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब, इन दोनों की बात भी मैं कर चुका था। यदि हम आगे बात करें आपसे अब जैसे नशीले पदार्थ क्या होते हैं, तो हमारे सिलेबस में विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का भी अध्ययन है और हमें उनको करना भी, यानी इसे कहेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस, नशीले पदार्थ।
तो देखिए व्यक्ति ये नशे के पदार्थ का यूज कैसे करने लग जाता है। यदि हम एक स्थिति देखें, व्यक्ति नशा प्रारंभ कैसे करता है, तो नशीले पदार्थ का सेवन करना वास्तव में देखें तो प्रारंभ ये कैसे करता है कि आनंद के लिए, आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ये नशे को करने लगता है। ठीक है, कि उसे प्रारंभ में ऐसा थोड़ा आनंद आता है, हल्का फील होता है, अच्छा महसूस होता है, इसलिए वो नशा प्रारंभ कर देता है। तो आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से कई लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन प्रारंभ कर देते हैं और धीरे धीरे उन्हें इन नशीले पदार्थों की आदत पड़ जाती है। इन आदतों को फिर छूट पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इन नशीले पदार्थों का उपयोग लगातार करने से शरीर पर कई प्रकार के कुप्रभाव पड़ने लगते हैं। यदि हम कहें, कई बार तो व्यक्ति को स्थायी रूप से रोगी बना देते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा ये लॉकडाउन के अंदर जब धूम्रपान बंद हो गया तो लोग कैसे कैसे इससे परेशान हैं। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे कि वो गेट पे खड़े होकर किसी से गुटखा मांग रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जर्दा हाथ रगड़ रहे हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति हैं वो, कैसे कि वो जो नशे के शिकार है, वो इनको लत लग चुकी, वो इसके बिना रह नहीं पाते। जो व्यक्ति वो गुटखा जो 10, 15, 20 रुपए का आता होगा उसको वो 50-100 रुपए में खरीदने को तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इसके हैबिचुअल हो चुके, वो इसके बिना रह नहीं सकते। उनको चाहे खाना मत दो लेकिन नशा जरूरी है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या है कि व्यक्ति के जो शरीर है उस पर स्थायी रूप से भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब इस नशे के कारण क्या है, व्यक्ति की सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन नशीले पदार्थों के अंदर हम बात करें तो जैसे सबसे पहले आता है गुटखा, क्योंकि अधिकांशतः लोग गुटखे का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो गुटखा जैसे आपने देखा, गुटखे को बनाने के लिए सुपारी है, गुटखा कैसे बनाया जाता है, तो गुटखे के अंदर देखो सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, ठीक है, खुशबूदार पदार्थ भी होता है, संश्लेषित खुशबूदार पदार्थ, धातुओं के वर्ग आदि पदार्थों के मिश्रण से इसको तैयार किया जाता है। यदि हम देखें तो कई प्रकार के जो गुटखे हैं उनमें तंबाकू का भी उपयोग किया जाता है। अब तंबाकू क्या पाउच में आता है, और पाउच में आने के कारण इसकी कीमत भी कम हो गई, यानी डब्बा तो महंगा पड़ेगा लेकिन पाउच में क्या है उनकी खुराक के हिसाब से आता है। तो क्या है कि ये हर गली मोहल्लों में आसानी से मिल पाता है। और वर्तमान में देखें तो महिलाएं भी इसका उपयोग बहुत करने लगी हैं, छोटे बच्चे भी क्या बड़ों को देखकर सीख जाते हैं। तो ये क्या बुरा प्रचलन हो गया। और गुटखे का प्रयोग देखो शरीर की हानि तो है ही है, इसके अलावा व्यक्ति को आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। यदि मान लो एक परिवार में 4 सदस्य हैं और वो सभी गुटखा खाते हैं, दिन भर में मान लो 5-5 भी खाते हैं, तो ये मान लीजिए महीने के 5,000 के तो गुटखे हुए, जबकि 5,000 रुपए में एक छोटे परिवार का जीवन यापन हो सकता है, लेकिन उसमें तो गुटखे का यापन हो रहा है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसके अलावा देखो गुटखा लगातार खाने से क्या है कि हमारी जो जबड़ा है, ये जबड़े, इनकी मांसपेशियां कठोर हो जाती है। वो आपस में कठोर होने से क्या है कि इनका हिलना डुलना कम हो जाता है धीरे धीरे। जब मूवमेंट कम हो जाएगा तो ये जकड़ने लगते हैं और मुंह पूरी तरह नहीं खुल पाता। आप देखना कोई व्यक्ति जो गुटखा खाता है तो उसका जो मुंह है ऐसे नहीं खुल पाता, इस तरह, मतलब उसकी उंगलियां मुश्किल से लड्डू भी नहीं खा पाता। एक कहते हैं गुलाब जामुन खाओ तो उसको भी पूरा नहीं खा पाता, उसको तोड़ के खाएगा। क्यों? क्योंकि जबड़ों की मांसपेशियां कठोर हो गई और कठोर होने के कारण वो ठीक प्रकार से उसका सेवन नहीं कर पा रहा। तो ये सब चीजें गुटखे के कारण होती है। अब इससे रोग कौन सा हुआ? जब जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो गई तो कठोर होने से क्या है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग? सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग गुटखा खाने से होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं एक बात करूं आपसे तंबाकू की, लेकिन पहले आप गुटखे की बात कर रहे हैं और गुटखे को आप नोट कर लें। जो अभी मैंने आपको बताया है उसको आप ऐसे कैसे नोट करें। तो आप टॉपिक डाल दें गुटखा, ठीक है, जैसे मैं बोलूं उसको आप नोट करना है। तो टॉपिक डालें नेक्स्ट, गुटखा। तो गुटखा बनाया कैसे जाता है पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा लिखें। तो आप उसी तरह उसको ऐड करें जिसमें बता रहा हूं। गुटखा बनाने के लिए
हम सबसे पहले लेते हैं पीस ऑफ कैटल, सुपारी के टुकड़े, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, ठीक है। कुछ खुशबू के लिए एसेंस मिलाते हैं, एसेंस या खुशबूदार पदार्थ कह सकते हैं। कुछ धातुओं की बर्क भी काम आती है, धातुओं की बर्क और तंबाकू, इन सबको मिलाकर के गुटखा बनाया जाता है। अब इसके अंदर जो प्रमुख रूप से क्वेश्चन बन रहा है वो ये बनेगा कि गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है कि गुटखा खाने से रोग कौन सी होता है, रोग का नाम आप जरूर याद रखें। गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है तो इसको आप नोट कर लें, सब म्यूकस फ्राइबोसिस, सब म्यूकस फ्राइबोसिस, सब म्यूकस फ्राइबोसिस रोग का नाम है जो गुटखा खाने से होता है। जो व्यक्ति लगातार गुटखे का सेवन करते हैं उनमें ये सब म्यूकस फ्राइबोसिस रोग हो जाता है। लक्षण तो आप समझ ही गए होंगे। इस रोग में क्या होता है कि जो जबड़ा है, जबड़े की मांसपेशियां, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा ठीक तरह से खुल नहीं पाता है। इसलिए गुटखे का सेवन लगभग नहीं करना चाहिए। यदि मान लो किसी को लत लग गई, इसको छोड़ नहीं पा रहा, तो इसकी जगह वो अन्य पदार्थ या सौंफ वगैरह ऐसी चीजों का यूज भी करके और इससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो आज देखो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपसे बात की कि गुटखा कैसे बनता है, ये आप लिखेंगे। गुटखे से कौन सा रोग होता है इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके लक्षण क्या है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। और इसकी हानिकारक प्रभाव पूछे तो मैं आपको बता चुका कि गुटखे से हानिकारक प्रभावों में यानी शारीरिक नुकसान तो होता है, शारीरिक नुकसान होने के साथ साथ उसको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। तो गुटखे के हानिकारक प्रभाव में आप लिखें कि गुटखा, देखो जबड़े कठोर हो जाते हैं, आर्थिक हानि होती है, सामाजिक हानि होती है। और एक समाज में जैसे 5 आदमी जहाँ अच्छे लोग बैठे हुए हैं वहाँ यदि हम गुटखा खा के फिर बैठे तो अच्छा नहीं होगा। फिर गुटखा खाने वाले व्यक्ति को थूकने की आदत होती है, जो थूकने पे तो जुर्माना लगा हुआ है। अब जो कोरोना चालू हुआ तो जो थूकने पे जुर्माना लगा दिया गया, क्योंकि थूकने से भी ये वायरस फैलता है जो संक्रमित व्यक्ति से। तो जो गुटखा खाने वाला है उस पर सामाजिक आर्थिक ये से प्रभाव भी पड़ते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जो आप मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चनों को आप तैयार करेंगे और लिखेंगे जो मैंने आज पढ़ाया वीडियो में। इस वीडियो के द्वारा आप पहला क्वेश्चन नोट करेंगे कि रक्तचाप किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट करें आप, रक्तचाप किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। फिर आप इसमें एक पॉइंट भी ये डालेंगे, सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन किसमें और किसने किया। सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन किसमें और किसने किया था। ठीक है, एक आप क्वेश्चन लेंगे, रक्तदाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। रक्तदाब का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक आप क्वेश्चन लेंगे, निम्न तथा उच्च रक्तदाब को समझाइए। ठीक है, एक आप मुझे समझाएंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है। गुटखा खाने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप इस तरह नोट कर लें। रक्तचाप किसे कहते हैं, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, गुटखा तथा तंबाकू की हानिकारक। अभी तंबाकू आपको मैंने पढ़ाया नहीं, चलो अभी केवल आप गुटखा ही रखें। गुटखा
गुटखे के जो हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आज मैंने आपको बताए उन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट करें।